हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं P6 सेमेस्टर ज्योग्राफी का पेपर सेकेंड का जो कोर्स टाइटल है वो है भौगोलिक विचार का मूल्यांकन। इंग्लिश में बोले तो इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट सीरीज के कराए जाएंगे, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भूगोल को विज्ञान के रूप में विकसित करने का महान कार्य किसने किया। आपको बता दें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। भूगोल को विज्ञान के रूप में विकसित करने का महान कार्य किसने किया। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जर्मनी के 3 महान भूगोलवेत्ताओं हम्बोल्ट, रिटर और डेटजिल में से एक हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जर्मनी के 3 महान भूगोलवेत्ताओं में से हम्बोल्ट, रिटर और डेटजिल में से एक हैं, जिन्होंने भूगोल को विज्ञान के रूप में विकसित करने का एक महान कार्य किया है। इसी कारण इन्हें आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल का जन्मदाता या पितामह माना जाता है या माना गया है। इनका समय भौगोलिक विचारधारा का शास्त्रीय युग कहलाता है, जिसके बाद भूगोल का वर्तमान युग 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ये बहुत विद्वान एवं प्रतिभाशाली थे तथा प्रतिष्ठित शास्त्रीय भूगोल के प्रतिपादन एवं विज्ञान की अनेक शाखाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। फिर से एक बार देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। भूगोल को विज्ञान के रूप में विकसित करने का महान कार्य किसने किया, तो वो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जर्मनी के 3 महान भूगोलवेत्ताओं हम्बोल्ट, रिटर और डेटजिल में से एक है, जिन्होंने भूगोल को विज्ञान के रूप में विकसित करने का महान कार्य किया है। इसी कारण उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल का जन्मदाता या पितामह माना गया है। इनका समय भौगोलिक विचारधारा का शास्त्रीय युग कहलाता है, जिनके बाद भूगोल का वर्तमान युग 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ये बहुत विद्वान एवं प्रतिभाशाली थे तथा प्रतिष्ठित शास्त्रीय भूगोल के प्रतिपादक एवं विज्ञान की अनेक शाखाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कार्ल रिटर तथा हम्बोल्ट दोनों ही भूगोल के आधुनिक चिरसम्मत काल के पर्याय माने जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या है, कार्ल रिटर तथा हम्बोल्ट दोनों ही भूगोल के आधुनिक चिरसम्मत काल के पर्याय माने जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। देखिएगा, कार्ल रिटर और हम्बोल्ट दोनों ही भूगोल के आधुनिक चिरसम्मत काल के पर्याय माने जाते हैं। दोनों ने अपने अथक प्रयासों, विशिष्ट अनुभवों, समालोचनाओं, शोध व विश्लेषणात्मक एवं विस्तृत व्याख्या वाली कृतियों के द्वारा भूगोल को अभिनव स्वरूप प्रदान किया। कार्ल रिटर और हम्बोल्ट दोनों ही भूगोल के आधुनिक चिरसम्मत काल के पर्याय माने जाते हैं। दोनों ने अपने अथक प्रयासों, विशिष्ट अनुभवों, समालोचनाओं, शोध व विश्लेषणात्मक एवं विस्तृत व्याख्या वाली कृतियों के द्वारा भूगोल को अभिनव रूप प्रदान किया। इन्हें आधुनिक भूगोल की नींव के पत्थर या भवन के स्तंभ कहे जाते हैं या कह सकते हैं। प्रकृति प्रेमी रिटर का तात्कालिक प्रभाव हम्बोल्ट से अधिक रही। प्रकृति प्रेमी रिटर का तात्कालिक प्रभाव हम्बोल्ट से अधिक रही, क्योंकि ये जीवन भर विश्वविद्यालय की शिक्षा से जुड़े रहे। उनके शिष्यों ने उनके ही जीवन काल में यूरोपीय देशों के विश्वविद्यालयों में पदासीन होकर अपने गुरु के चिंतन को अधिक प्रेरणास्पद विधि से समझाया। इसी कारण 13वीं शताब्दी के अधिकांश भाग में रिटर के चिंतन, जिसमें पृथ्वी की एकता, प्रादेशिक अध्ययन एवं नीतिवादी विचारधारा सम्मिलित है, का वर्चस्व बना है।
इस जर्मन विद्वान ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्धकुंडे के प्रकाशन द्वारा भौगोलिक अध्ययन को इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया कि संसार के सभी विद्वानों का ध्यान भूगोल की ओर आकर्षित हो गया है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कार्ल रिटर तथा हम्बोल्ट दोनों ही भूगोल के आधुनिक चिर सम्मत काल के पर्याय माने जाते हैं। स्पष्ट कीजिए। कार्ल रिटर और हम्बोल्ट दोनों ही आधुनिक चिर सम्मत काल के पर्याय माने जाते हैं। दोनों ने अपने अथक प्रयासों, विशिष्ट अनुभवों, समालोचनों, शोध व विश्लेषणात्मक एवं विस्तृत व्याख्या वाली कृतियों के द्वारा भूगोल को अभिनव रूप प्रदान किया। इन्हें आधुनिक भूगोल की नींव के पत्थर या भवन के स्तंभ कह सकते हैं। प्रकृति प्रेमी रिटर का तात्कालिक प्रभाव हम्बोल्ट से अधिक रहा, क्योंकि ये जीवन भर विश्वविद्यालय की शिक्षा से जुड़े रहे। उनके शिष्यों ने उनके ही जीवन काल में यूरोपीय देशों के विश्वविद्यालयों में पदासीन होकर अपने गुरु के चिंतन को अधिक प्रेरणास्पद विधि से समझाया। इसी कारण 13वीं शताब्दी के अधिकांश भाग में रिटर के चिंतन, जिसमें पृथ्वी की एकता, प्रादेशिक अध्ययन एवं नियतवादी विचारधारा सम्मिलित है, का वर्चस्व बना रहा। इस जर्मन विद्वान ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्धकुंडे के प्रकाशन के द्वारा भौगोलिक अध्ययन को इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया कि संसार के सभी विद्वानों का ध्यान भूगोल की ओर आकर्षित हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समकालीन भूगोल पर टिप्पणी कीजिए। आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। समकालीन भूगोल पर टिप्पणी कीजिए। 1950 से 60 में भूगोल में एक नई घटना का अभ्युदय हुआ। 1950 से 60 में भूगोल में एक नई घटना का अभ्युदय हुआ, जिसे भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का नाम दिया गया। इस दौरान प्रत्यक्षवाद के दर्शन पर आधारित भूगोल के वैज्ञानिक रूप की स्थापना हुई। BJL बेरी, रिचर्ड जे चोर्ले, पीटर हैगेट आदि का योगदान प्रमुख है। भूगोल में तंत्र विश्लेषण और मॉडल की अवधारणा का सूत्रपात हुआ। यह अनुभाग खाली है, अर्थात पर्याय रूप से विस्तृत नहीं है या अधूरा है। आपकी सहायता का स्वागत है। फिर से एक बार देख लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समकालीन भूगोल पर टिप्पणी। 1950 से 60 में भूगोल में एक नई घटना का अभ्युदय हुआ, जिसे भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के नाम से नाम दिया गया। जिन्हें क्या नाम दिया गया? 1950 से 60 में भूगोल में एक नई घटना का अभ्युदय हुआ, जिसे मात्रात्मक क्रांति का नाम दिया गया। इस दौरान प्रत्यक्षवाद के दर्शन पर आधारित भूगोल के वैज्ञानिक रूप की स्थापना हुई। BJL बेरी, रिचर्ड जे चोर्ले, पीटर हैगेट आदि का योगदान प्रमुख है। भूगोल में तंत्र विश्लेषण और मॉडल की अवधारणा का सूत्रपात हुआ। यह अनुभाग खाली है, अर्थात पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं है या अधूरा है। आपकी सहायता का स्वागत है। फटाफट से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूगोल के अंतर्गत शोध टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूगोल के अंतर्गत शोध टिप्पणी कीजिए। आपको बता दें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस शोध का प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार है। पहला है भूगोल की भौगोलिक विचारधारा को वैज्ञानिकता को प्रदान करना। दूसरा है भूगोल में ऐतिहासिक प्रतिमानों के बारे में जानकारी हासिल करना। तीसरा है प्रतिमान की प्राचीन एवं भूतकाल के भौगोलिक विचारधारा का परिणाम ज्ञात करना। पहली हेडिंग है शोधन की विधि तंत्र। किसी भी शोध कार्य को पूरा करने के लिए विधि तंत्र की आवश्यकता होती है। किसी भी शोध कार्य को पूरा करने के लिए विधि तंत्र की आवश्यकता होती है। विधि तंत्र के द्वारा ही शोध को क्रमबद्ध, विश्लेषणात्मक एवं वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। इस शोध पत्र की वर्णनात्मक सह विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। साथ ही ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया, जिसका विभिन्न समकालिक सर्वेक्षण में प्रतिमान की विकास और ऐतिहासिक साक्ष्य में उपलब्ध है। अगला है कुहन का प्रतिमान। इस शोध के अध्ययन का उद्देश्य भूगोल की वैज्ञानिकता को प्रमाणित करना है, जो कि इसकी अपनी एक परिभाषा एवं विधि तंत्र है।
ऐसा माना जाता है कि भूगोल में चिंतन फलक का शुरुआत 1859 में हुआ। कुहन का पैराडाइम प्रतिमान किसी विज्ञान के विकास को समझने के लिए उपयोगी ढांचा देता है, यद्यपि पूर्ण व्याख्या में सफल नहीं है। कुहन की शिक्षा भौतिकी में हुई थी तथा यह सिद्धांत भौतिकी के विकास पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्ट्रेबो की पुस्तक एनालिमा में ग्लोब के कितने भेद बताए गए हैं? आपको तो अति मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्ट्रेबो की पुस्तक एनालिमा में ग्लोब के कितने भेद बताए गए हैं? स्ट्रेबो की एक अन्य पुस्तक एनालिमा में लंबकोणीय प्रक्षेप के द्वारा पृथ्वी के ग्लोब का प्रदर्शन करने के 3 भेद बताए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेबो की एक अन्य पुस्तक एनालिमा में लंबकोणीय प्रक्षेप के द्वारा पृथ्वी के ग्लोब का प्रदर्शन करने के 3 भेद है। पहला है क्षैतिज तल पर, दूसरा है रेखांशिक तल पर, तीसरा है ऊर्ध्वाधर तल पर समझाए गए हैं। इस गणितीय भूगोल की पुस्तक में प्रक्षेपों की विधियां दी गई हैं। दूसरा उदाहरण त्रिविम प्रक्षेप का है, जो दक्षिणी ध्रुव को केंद्र मानकर बनाया गया, किंतु इरेटोस्थेनीज के बजाय पोसिडोनियस की पृथ्वी माप को अपने मानचित्रों का आधार बनाने के कारण उसमें कई त्रुटियां भी पाई गई हैं, जैसे अक्षांश और देशांतर गलत है। भूमध्य रेखा को थोड़ा उत्तर की ओर, भारत को 110 अंश से 150 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य व हिंद महासागर को थल से घिरा दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनेक्सीमैंडर पर टिप्पणी लिखिए। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अनेक्सीमैंडर पर टिप्पणी कीजिए। अनेक्सीमैंडर भी मिलेट सुवासी थे और थेल्स के समकालीन, किंतु उनसे उम्र में छोटे थे। इन्होंने बेबीलोनियाई उपकरण नोमोन को यूनानी दुनिया को परिचित कराया। नोमोन एक तरह का स्तंभ होता था जो सौर घड़ी सनडायल की तरह काम करता था। इस खंभे की परछाई ठीक दोपहर में सबसे छोटी और उत्तर दक्षिण की ओर होती थी। इसके सहारे उत्तर दक्षिण रेखा का और इन दिशाओं का सटीक निर्धारण किया जा सकता था। इन्हीं उत्तर दक्षिण रेखाओं के मेरिडी नाम से वर्तमान मेरिडियंस अर्थात मध्याह्न रेखाओं का नाम पड़ा है। अनेक्सीमैंडर को बाद के यूनानी विद्वानों द्वारा प्रथम व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने विश्व का मानचित्र मापक के अनुसार बनाने का प्रयास किया। उन्होंने एक मानचित्र बनाया था जिसमें ग्रीस को केंद्र में रखा था तथा बाकी यूरोप और एशिया के तत्कालीन ज्ञात स्थान दर्शाए गए थे। इसमें तत्कालीन विश्व पृथ्वी को चारों ओर से सागर से घिरा हुआ दिखाया गया था। थेल्स और अनेक्सीमैंडर को एक साथ गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिकेटियस भी थेल्स के साथ में प्रसिद्ध भूगोल वक्ता थे, स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हिकेटियस भी थेल्स के साथ प्रसिद्ध भूगोल वेत्ता थे, स्पष्ट कीजिए। हिकेटियस भी थेल्स और अनेक्सीमैंडर की तरह मिलेटसवासी थे। इनके जन्म का समय थेल्स और अनेक्सीमैंडर के निधन के आसपास से बताया जाता है। जिस तरह थेल्स और अनेक्सीमैंडर ने भूगोल में गणितीय परंपरा की शुरुआत की, वैसे ही साहित्यिक गद्य में सुविस्तृत वर्णन की परंपरा का आरंभ करने का श्रेय हिकेटियस को दिया जाता है। इन्होंने उस भूगोलीय ज्ञान का वर्गीकरण और व्यवस्थित विवरण लिखा जो उस समय मिलेट्स में केवल ग्रीक दुनिया ही नहीं बल्कि बाहरी जगहों से ही आ रहा था। हिकेटियस ने पुस्तक जस पीरियड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन लिखा जो संभवतः 6वीं में प्रकाशित हुई। यह केवल पीरियड्स के नाम से भी प्रसिद्ध है और संभवतः विश्व का प्रथम क्रमबद्ध है, जिसके कारण हिकेटियस को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। पीरियड्स पुस्तक 2 खंडों में है, एक यूरोप के बारे में तथा दूसरी में एशिया और लीबिया उस समय का ज्ञात अफ्रीका का वर्णन है। भूमध्य सागर के द्वीपों और जल संधियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। एशिया के विशेष रूप से ईरान तथा भारत के बारे में जानकारी शामिल है, जिसमें यहाँ की जनजातियों तथा नदियों का विवरण है। इन्होंने सिंधु तथा दजला फरात नदियों को एशिया की प्रमुख नदियाँ बताई।
इनके अनुसार पृथ्वी सपाट एवं वृत्ताकार, प्लेन एवं सर्कुलर है। हिकेटियस ने अनेक्जीमेंडर के मानचित्र में सुधार किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक भौगोलिक चिंतन का इतिहास मुख्यतः यूरोपीय चिंतन के विकास के प्रभाव की कहानी है, स्पष्ट कीजिए। आपको तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आधुनिक भौगोलिक चिंतन का इतिहास मुख्यतः यूरोपीय चिंतन के विकास के प्रभाव की कहानी है, स्पष्ट कीजिए। देखिए लिखने का तरीका क्या है। आधुनिक भौगोलिक चिंतन का इतिहास मुख्यतः यूरोपीय चिंतन के विकास के प्रभाव की कहानी है। इसकी जड़ें प्राचीन यूनानी ग्रीक चिंतन से सीधे रूप से जुड़ी हैं। यूनानी भूगोलवेत्ताओं जैसे हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज व टालेमी ने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हेरोडोटस इतिहास के जनक के साथ साथ भूगोल के ऐतिहासिक रूप के भी जन्मदाता हैं। तो इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द सृजित किया और व्यवस्थित भूगोल के पिता कहलाए। टालेमी ने खगोलीय और गणितीय भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो ने भूगोल की परिभाषा देते हुए प्रादेशिक भूगोल का विकास किया। उन्होंने जनसंख्या अध्ययन, भौतिक भूगोल और भूगोल के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया। उस समय संचार एवं परिवहन साधनों की कमी, यंत्रों आदि के अभाव के बावजूद इन विद्वानों ने भूगोल में जो खोज की अब भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इन्हें ही आधार मानकर आगे भूगोल में जो खोजें की अब भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि इन्हें ही आधार मानकर आगे भूगोल का विकास हुआ। अन्य यूरोपीय देशों के भूगोलवेत्ताओं से भूगोल के विभिन्न पक्षों के अध्ययन और वर्णन में इन यूनानी व रोमन भूगोलवेत्ताओं के ग्रंथों से अधिक रुचि जागृत हुई। इनका अनुकरण करने पर ही आज भूगोल एक संगठित विज्ञान के रूप में उभर कर सामने आया है। फिर से एक बार देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। आधुनिक भौगोलिक चिंतन का इतिहास मुख्यतः यूरोपीय चिंतन के विकास के प्रभाव की कहानी है, स्पष्ट कीजिए। आधुनिक भौगोलिक चिंतन का इतिहास मुख्यतः यूरोपीय चिंतन के विकास के प्रभाव की कहानी। इनकी जड़ें प्राचीन यूनानी ग्रीक चिंतन से सीधे रूप में जुड़ी हैं। यूनानी भूगोलवेत्ताओं जैसे हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज व टालेमी ने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हेरोडोटस इतिहास के जनक के साथ साथ भूगोल के ऐतिहासिक रूप के भी जन्मदाता हैं। तो इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द सृजित किया और व्यवस्थित भूगोल के पिता कहलाए। टालेमी ने खगोलीय और गणितीय भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो ने भूगोल की परिभाषा देते हुए प्रादेशिक भूगोल का विकास किया। उन्होंने जनसंख्या अध्ययन, भौतिक भूगोल और भूगोल के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया। उस समय संचार एवं परिवहन साधनों की कमी, यंत्रों के अभाव के बावजूद इन विद्वानों ने भूगोल में जो खोजें की अब भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि इन्हें ही आधार मानकर आगे भूगोल का विकास हुआ। अन्य यूरोपीय देशों के भूगोलवेत्ताओं से भूगोल के विभिन्न पक्षों के अध्ययन और वर्णन में इन यूनानी व रोमन भूगोलवेत्ताओं के ग्रंथों से अधिक रुचि जागृत हुई। इनका अनुसरण करने पर ही आज भूगोल एक संगठित विज्ञान के रूप में उभर कर सामने आया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। आ है एल्सवर्थ हंटिंगटन और बा है ईसा बोमेन। तो ध्यान दीजिएगा, एल्सवर्थ हंटिंगटन। हंटिंगटन एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, भूगोलवेत्ता व जलवायु वैज्ञानिक था। हंटिंगटन एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, भूगोलवेत्ता व जलवायु वैज्ञानिक था। वो नियतिवादी विचारधारा प्रबल समर्थक तथा वातावरणीय निश्चयवाद प्रबल समर्थक था। हंटिंगटन के अनुसार सूर्य की स्थिति के कारण ही जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसका प्रभाव सांस्कृतिक कारकों पर पड़ता है। हंटिंगटन की नियुक्ति 1907 में येल विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के व्याख्याता के पद पर हुई। प्रमुख पुस्तकें, पहला है एशिया का स्पंदन, दूसरा है पैलेस्टाइन एवं उनका रूपांतरण, तीसरा है सभ्यता एवं जलवायु, चौथा है मानव भूगोल के सिद्धांत, पांचवा है मानव प्रजातियों के लक्षण, छठवां है मानव आवास, सातवां है आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल और आठवां है सभ्यता के प्रधान स्रोत। ये सभी हंटिंगटन के पुस्तक हैं।
अब आगे देखिएगा, ब है ईसा बोमेन। अपने जीवन काल में एंडीज पर्वत के क्षेत्र का भ्रमण किया तथा उनके आधार पर एक शोध पत्र द जियोग्राफी ऑफ द सेंट्रल एंडीज पुस्तक किया। बोमेन प्रारंभिक काल में निश्चयवादी था, लेकिन बाद में संभववाद का प्रबल समर्थक हो गया। इनकी प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार से हैं। पहला है द न्यू वर्ल्ड, राजनीतिक भूगोल की समस्याएं। दूसरा है अटकामा के मरुस्थलीय पदचिन्ह। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। चौथा है अग्रिम अंचल। पांचवा है भूमि आवास सीमाएं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है थॉमस ग्रिफिथ टेलर की विचारधारा स्पष्ट कीजिए। आपको तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये नियतिवादी विचारधारा का समर्थक था, लेकिन इसने नियतिवादी को वैज्ञानिक निश्चयवाद कहा। इसने इस विचारधारा को नव निश्चयवाद, रुको व जाओ निश्चयवाद भी कहा। टेलर के अनुसार मानव ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है, अर्थात मानव वाहनों की तरह कम या अधिक तो कर सकता है, परंतु उनकी दिशा को नहीं बदल सकता है। टेलर ने प्रजातियों के प्रवास से संबंधित विचारधाराएं प्रस्तुत की थी। टेलर ने प्रवास कटिबंध सिद्धांत या कटिबंध स्थिर सिद्धांत या जोन स्टीरिया थ्योरी कहा। टेलर के अनुसार न तो प्राकृतिक शक्तियां पूर्णतः नियतिकारी हैं और न ही मानव प्रकृति का विजेता है। टेलर ने 1907 में अपनी पुस्तक आवर इवनिंग सिविलाइजेशन में भू शांति की विचारधारा प्रस्तुत किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार से हैं। पहला है 20वीं शताब्दी में भूगोल। दूसरा है प्रजाति भूगोल। तीसरा है नगरीय भूगोल। चौथा है जनसंख्या भूगोल पर निबंध। पांचवा है कनाडा की जलवायु। छठवां है वातावरण प्रजाति तथा प्रवास। सातवां है ऑस्ट्रेलिया भौतिक एवं आर्थिक। आठवां है सांस्कृतिक भूगोल। 4 खंडों में विभाजित है। पहला है प्रजाति, दूसरा है राष्ट्र, तीसरा है नगर, चौथा है सभ्यता। सांस्कृतिक भूगोल कितने खंडों में बटा है? 4 खंडों में बटा है। पहला हो गया प्रजाति, दूसरा राष्ट्र, तीसरा नगर और चौथा सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रमुख जर्मन भूगोल वेत्ताओं पर लेख लिखिए। आपको बता दो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा। क्या क्वेश्चन है? प्रमुख जर्मन भूगोल वेत्ताओं पर लेख लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। रिचथोफेन 1833 से 1905। रिथोफेन के ग्रंथ इस प्रकार से, पहला है चीन का भूगोल, दूसरा है चीन का मानचित्र, तीसरा है आर्थिक एवं खनिज भूगोल, चौथा है स्थलाकृतिक विज्ञान, पांचवा है प्रादेशिक भूगोल को कोरोलॉजी कहा। सर्वप्रथम फियोर्ड तट तथा रिया तट के मध्य अंतर स्पष्ट किया। आगे देखेंगे अल्फ्रेड हेटनर 1859 से 1947। इनकी प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार से, पहला है भूगोल का विधि तंत्र, दूसरा है यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, तीसरा है रूस का भूगोल। अगले हैं अल्ब्रेच्ट पैंक। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं इस प्रकार से, पहला हिमालय में आल्पस, दूसरा है महान भू आकृतिक विज्ञान और चौथे हैं वाल्टर पैंक 1888 से 1923। डेविस के अपर्दन चक्र की आलोचना पर पैंक ने अपर्दन चक्र की 5 दशाएं बताई। क्वेश्चन नंबर 12 है वान थूनेन का कृषि वलय सिद्धांत बताइए। वान थूनेन का कृषि वलय सिद्धांत। वान थूनेन ने कृषि के स्थानीयकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कोई भी कृषक वही फसल उत्पन्न करता है जिससे उसे सर्वाधिक लाभ होता है। किसी नगर के चारों ओर कृषि फसलों का स्थानीयकरण संकेंद्रीय वृत्ति खंडों के रूप में होगा। प्रथम वलय में साग, दुग्ध, द्वितीय में ईंधन की लकड़ी का उत्पादन, तृतीय में खाद्यान्न उत्पादन बिना प्रति भूमि छोड़े, चतुर्थ में खाद्यान्न प्रति भूमि छोड़कर, पंचम वलय में चारागाह होगा। वान थूनेन ने परिवहन लागत को बहुत अधिक महत्व दिया। क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला है वेबर का उद्योग अवस्थिति सिद्धांत, दूसरा है क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थिति सिद्धांत, तीसरा है लैंडशाफ्ट का अध्ययन।
तो फटाफट से देखने का प्रयास कीजिएगा। पहला है वेबर का उद्योग अवस्थिति सिद्धांत। अल्फ्रेड वेबर जर्मन अर्थशास्त्री था। 1909 में उन्होंने उद्योगों की अवस्थिति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वेबर ने किसी उद्योग की स्थापना में परिवहन, लागत, श्रम एवं एकत्रीकरण के प्रभाव को प्रदर्शित किया। दूसरा है स्ट्रालर के केंद्रीय स्थिति सिद्धांत। वाल्टर क्रिस्टोफर आर्थिक भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने नगरों व व्यवसायिक व्यापारिक केंद्रों पर परिवहन, पारस्परिक क्रिया तथा मध्यवर्ती अवसर के प्रभावों व उनके परिणामों को विश्लेषित किया है। तीसरा है लैंडसॉफ्ट का अध्ययन, स्टडी ऑफ लैंडसॉफ्ट। जर्मन विचारधारा के अनुसार भूगोल व विज्ञान है जिसमें लैंडसॉफ्ट का अध्ययन होता है। लैंडसॉफ्ट जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है दृश्य, प्रदेश, प्रदेश की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 14 है भूगोल की शाखाओं का विशेषीकरण कीजिए। आपको पता है 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूगोल की शाखाओं का विशेषीकरण कीजिए, ध्यान दीजिएगा। भूगोल की शाखाओं का विशेषीकरण 18वीं सदी में ही कांट ने भूगोल की शाखाओं का वर्गीकरण कर दिया था। 19वीं सदी में रिटर व हम्बोल्ट ने इसको और अधिक स्पष्ट किया। साथ ही उन्होंने इसका विशेषीकरण करना भी प्रारंभ किया। 20वीं सदी के मध्य से इस दिशा में विशेष कार्य किया गया है। भूगोल की शाखाओं का विशेषीकरण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक शाखा एक स्वतंत्र विज्ञान भी हो गई है, जैसे जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, भौतिकी, भूगणित, स्वास्थ्य भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल, सैन्य भूगोल, आचरण भूगोल, वाणिज्य भूगोल आदि। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहले है इरेटोस्थनीज, दूसरे है हिप्पारकस। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इरेटोस्थनीज का जन्म यूनानी बस्ती सीरिन में 276 ईस्वी पूर्व में हुआ था। एथेंस में शिक्षा पूरी करने के बाद इन्हें मिस्र के शासक टालमी यूरेट्स ने सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया। उस काल में यह पद शिक्षा जगत का सर्वोच्च पद माना जाता था। इन्होंने पहली बार जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया और अपनी पुस्तक का नाम जियोग्राफिया रखा। इरेटोस्थनीज के अनुसार पृथ्वी की आकृति गोलार्ध स्फीयर है तथा वह ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, जिनके चारों ओर खगोलीय पिंड 24 घंटे में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने नोमेन की सहायता से विषुवत रेखा की काफी हद तक सही लंबाई ज्ञात की, अर्थात पृथ्वी की परिधि या उसके आकार को मापा। महत्वपूर्ण यह है कि यह गणना अनुमान आधारित नहीं थी, बल्कि इनका आधार ज्यामिति आधारित वैज्ञानिक विधि था। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी भी निश्चित करने का प्रयास किया था, जिसका परिणाम यथार्थ के निकट है। इन्होंने विभिन्न अक्षांशों व देशांतरों को निश्चित करने का प्रयास किया। उपरोक्त योगदानों के कारण इन्हें सिस्टमेटिक भूगोल का पिता अथवा वैज्ञानिक भूगोल का पिता या कई बार भूगोल का पिता भी कहा जाता है। अक्षांश देशांतरों के मापन के कारण इन्हें भूगणित जियोडेसी का पिता भी कहा जाता है। इरेटोस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक में एक्यूमेन अर्थात वास योग्य रहने लायक विश्व का वर्णन प्रस्तुत है, जिसके द्वारा ज्ञात विश्व को एशिया, यूरोप और लीबिया अफ्रीका में विभाजित किया गया। इसके अलावा गर्मी के आधार पर पृथ्वी को 5 कटिबंधों में बांटा, एक उष्णकटिबंधीय, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय तथा 2 शीतकटिबंधीय। बाह्य हिप्पारकस को सिकंदरिया के पुस्तकालय के अध्यक्ष पद पर इरेटोस्थनीज के निधन के बाद नियुक्त हुए। ये मूलतः खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इन्होंने एक वृत्त को 360 अंशों में विभाजित किया, जो असीरियाई गणित से प्रभावित था, लेकिन यूनानी ज्ञान में पहली बार था। इन्हें खगोल शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोलकी का पिता कहते हैं। कुछ लोग गैलीली को भी खगोलकी का पिता कहते हैं। त्रिकोणमितिक सारणियों की गणना सर्वप्रथम इन्होंने ही की थी, जिसके कारण इन्हें त्रिकोणमिति का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने पृथ्वी को अक्षांशों के आधार पर क्लाइमेटा, अक्षांश आधारित जलवायु पेटियों अथवा दिन की सबसे लंबाई वाला अक्षांश अथवा आज की भाषा में कर्क रेखा एवं मकर के अक्षांश का मापन में विभाजित किया। इन्होंने मान 23 डिग्री 40 बताया, जो काफी सटीक है। पृथ्वी का वक्राकार सतह 3D को समतल सतह 2D पर प्रस्तुत करने की समस्या से जूझने वाले ये पहले विद्वान थे, अर्थात मानचित्र प्रक्षेप की संकल्पना के खोजकर्ता थे। इन्होंने लंब रेखीय तथा त्रिविमीय 2 प्रकार के प्रक्षेपों का विवरण दिया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 है, इनकी टिप्पणी कीजिए। पहला है हेरोडोटस, दूसरा है प्लेटो। आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
हेरोडोटस इतिहासकार थे और इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, जो उपाधि इन्हें सिसरो ने दी थी। हेरोडोटस का जन्म हेलिकार्नेसस में 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था, लेकिन मुख्यतः वह हेलेनिक संस्कृति के केंद्र एथेंस नगर में रहे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री या हिस्टोरियाई है। इसमें इन्होंने यूनानी पर्शियाई युद्धों, ग्रीको पर्शियन का वर्ष का विवरण प्रस्तुत किया। इसी पुस्तक में इनके भौगोलिक विवरण भी शामिल हैं। स्वयं हेरोडोटस ने पश्चिम में इटली की यात्रा की और पूर्व में मारमरा तथा बॉस्फोरस जल संधियों से होकर युगजाइन सागर, काला सागर पार करते हुए रूसी स्टेप प्रदेश तक पहुंचे। पूर्व की ओर वह पार्शियन साम्राज्य में पहुंचे और दक्षिण की ओर इन्होंने मिस्र की यात्राएं कई बार की। हेरोडोटस प्रथम भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। इनसे पहले एनेक्सीमेंडर और हिकेटियस ने इसे बाहरी विशाल समुद्र से जुड़ा हुआ माना था। हेरोडोटस ने नील की घाटी और विशेषकर उसके डेल्टा के निर्माण का विवरण करते हुए लिखा कि इनका निर्माण इथियोपिया से नदी द्वारा लाई गई गाद और मृत्तिका से हुई है। इन्होंने ही इसके लिए सर्वप्रथम डेल्टा शब्द प्रस्तावित किया। इन्होंने ईस्टर नदी डेन्यूब को विश्व की सबसे बड़ी नदी माना है। हेरोडोटस के नाम पर अरब भूगोलवेत्ता अल मसूदी को अब अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। हेरोडोटस का नाम पर अब अरब भूगोलवेत्ता अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। अगला है प्लेटो। प्लेटो प्राचीन यूनानी के महान दार्शनिक थे। वे निगमनात्मक तर्क पद्धति डिडक्टिव रीजनिंग के प्रेरक थे और उनका मानना था कि पार्थिव चीजें एक आदर्श प्रत्यय जगत आइडियाज की खराब नकल कॉपी मात्र है। प्लेटो ने प्राचीन यूनानी शहर एटिका की उर्वर मृदा के क्षरण का विवरण प्रस्तुत किया और व्याख्या की कि किस तरह चीजें अपने आदर्श रूप से विकृत हो जाती हैं। प्लेटो ने अटलांटिक की कथा के बारे में बताया कि प्राचीन यूनानी सभ्यता पर किसी पश्चिमी अधिक विकसित सभ्यता द्वारा आक्रमण किया गया था। यूनानी सेना की विजय हुई और इसके बाद ही आक्रमणकारियों का मूल स्थान एक भयावह भूकंप में समुद्र में डूब गया। प्लेटो संभवतः पहले यूनानी दार्शनिक थे। इन्होंने यह घोषित किया कि पृथ्वी एक गोलार्धीय पिंड है और ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। हालांकि यह अनुमान लगाया जाता है कि 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में पाइथागोरस सबसे पहले ऐसे दार्शनिक थे जो इस मत के समर्थक रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने आकाशीय पिंडियों की वृत्ताकार गति के कुछ नियम विकसित किए थे और उनके शिष्य परमेनाइडीज ने भी इन नियमों का प्रयोग गोल पृथ्वी से किए जाने वाले प्रेक्षणों के संदर्भ में किया। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकृति के निश्चयवादी चिंतन पर टिप्पणी कीजिए। इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान दीजिएगा। प्रकृतिवादी चिंतन। मनुष्य प्रकृति का अभाव बहुरूपी और जटिल है। प्रकृति प्राकृतिक घटनाओं एवं ऋतु विज्ञान के तत्वों पर मनुष्य का कम प्रभाव पड़ता है। यह निश्चयवादी चिंतन है। वह अपने इस मत के कारण वे निश्चयवादी विचारक माने जाते हैं। इन्होंने प्राकृतिक अभाव को मानवीय सामंजस्य में महत्वपूर्ण मानते हुए प्रवेश के प्रभाव के साथ साथ मानवीय चिंतन के विकसित स्तर के प्रभाव को भी स्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड अपॉन मैन बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर आर reciprocal. All thought he man in his turn exercises whether action on the natural forces. मानो एक प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन भूगोल का प्रथम विषय है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हम्बोल्ट ने भौगोलिक अध्ययन की कितनी विधियां बताई? आपको की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा। हम्बोल्ट ने भौगोलिक अध्ययन की कितनी विधियां बताई हैं? हम्बोल्ट द्वारा भौगोलिक अध्ययन के लिए अपनाए गए विधि तंत्र पांच मुख्य पक्ष हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है आनुभाविक आगमन विधि, आगमनिक विधि। दूसरा है क्रमबद्ध प्रणाली। तीसरा है तुलनात्मक विधि। चौथा है पूरी शुद्धता और पांचवा है कार्टोग्राफिकल विधि। सबसे पहला है आनुभाविक आगमनिक विधि।
विशिष्ट उदाहरण प्रेक्षण परीक्षण यंत्रों के नवीनतम ज्ञान एवं प्रयोग के कारण पर भौतिक सामाजिक और क्षेत्रीय परिवर्तनों को समझना चाहिए। दूसरा है क्रमबद्ध प्रणाली, भौतिकी भूविज्ञान जीव विज्ञान जैसे क्रमबद्ध विज्ञानों की तरह वर्गीकरण रीत के द्वारा अध्ययन करना। तीसरा तुलनात्मक विधि, परिघटनाओं और वितरणों के प्रेक्षणों उदाहरणों और तथ्यों की तुलना करके निष्कर्ष निकालना। चौथा है पूरी शुद्धता, इसका प्रयोग प्रक्रिया में सूक्ष्मता से पालन करना। और पांचवा है कार्टोग्राफिकल विधि, इसके द्वारा मानचित्र और आरेखों आदि के लक्ष्यों का प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है थेल्स ने मिस्र यात्रा के पश्चात किस प्रकार के प्रमेय प्रस्तुत किए। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। थेल्स आयोनिया के मिलेट्स नगर के निवासी और मूलतः व्यापारी थे, जिनका काल 7वीं 6वीं सदी ईस्वी पूर्व बताया जाता है। इनका संबंध दर्शन के आयोनियम स्कूल से था। शायद पहली बार इन्होंने चीजों को देखकर सामान्यीकरण जनरलाइजेशन करके समस्याओं की व्याख्या का प्रयास किया। थेल्स ने अपनी मिस्र की यात्रा के बाद कई ज्यामितीय प्रमेय दिए। लोडस्टोन नामक पत्थर में चुंबकीय गुण होने की बात लिखी और इन्होंने ब्रह्मांड की जो कल्पना की उसमें पृथ्वी को समुद्र के पानी पर तैरती हुई तस्तरी डिस्क के जैसा माना था। थेल्स ने मिस्र में नील नदी के डेल्टा का अध्ययन किया तथा बताया कि नील नदी दो नदियों बाहेल गजल सफेद नदी अथवा बाहेल अजरक नीली नदी से मिलकर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कॉस्मॉस की विषय वस्तु पर दर्शन बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, कॉस्मॉस की विषय वस्तु और दर्शन। 1819 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में ईसाई सरला फिसिड्यू दू मोंड नाम से एक ग्रंथ लिखना शुरू किया, जिसका जर्मनी में कॉस्मॉस स्केच ऑफ ए फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिवर्स नाम रखा। इसका दर्शन निम्न 4 स्तरीय विषय वस्तु पर आधारित है। पहला है भौतिक भूगोल को स्वतंत्र विज्ञान मानते हुए उनकी परिभाषा और सीमाएं बताकर उसे वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। दूसरा है वस्तु बोधक या व्यवहारिक से सूची में प्राकृतिक तथ्यों के अनुभव पर आधारित व्यवहार प्रस्तुत करना। तीसरा है चिंतन भावनाओं एवं क्रियाओं पर प्राकृतिक घटनाओं का प्रभाव। इसके अतिरिक्त ज्ञानार्जन के लिए उत्सुकता अनुभव एवं प्रेक्षण द्वारा भूदृश्यों का बुद्धिमत्तापूर्ण वर्णन। चौथा है कॉस्मॉस में प्राकृतिक दर्शन के सिद्धांत के उद्भव का इतिहास और उसकी जैविक एकरूपता। इन्होंने अपने दर्शन के आधार पर पृथ्वी की एकता को एक जैविक तत्व के रूप में स्वीकार किया। वे शुरू से ही कांट के चिंतन से प्रभावित रहे, जिनकी झलक कॉस्मॉस में भी मिलते हैं। उस पर वारेनियर जॉर्ज फ्रास्टर और कार्ल रिटर के चिंतन का भी प्रभाव पड़ा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द्वैतवाद। द्वैतवाद तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। द्वैतवाद से अभिप्राय किसी विज्ञान या विषय विशेष को दो प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हुए उसकी प्रधान शाखाओं अथवा उपागम को ही संपूर्ण विषय मानकर विषय को दो भागों या दो अर्धकों में बांटना है। वास्तव में इस आधार पर भूगोल एक दो अर्धकों में विभाजन या बंटवारा विद्वानों के मस्तिष्क का अर्धद्वंद ही कहा जाना चाहिए। भूगोल के वास्तविक विषय क्षेत्र एवं चिंतन के इस आधार पर इसका प्रभाव आज भी नकारात्मक ही माना गया है। तो कहा गया है कि भूगोल का दो भागों में विभाजन मिथ्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है पुनर्जागरण काल। ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनर्जागरण काल से क्या अभिप्राय है। पुनर्जागरण काल यूरोप में पूर्व मध्य युग का उत्तरार्ध काल 12वीं से 15वीं सदी भौगोलिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल को भूगोल का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। इस काल को भूगोल के इतिहास में पुनर्जागृत काल भी कहा जाता है। इस काल को भूगोल के इतिहास में पुनर्जागृत काल अथवा तथ्य प्राप्ति युग के नाम से जाना जाता है। अगला है निश्चयवाद। आपको तो ये भी 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। निश्चयवाद क्या है। वर्तमान समय में भूगोलवेत्ता जिस विचारधारा को मानते हैं वो निश्चयवाद की है। गिरफिट टेलर ने इसे वैज्ञानिक निश्चयवाद है, उनको और जाओ निश्चयवाद बताया। नो निश्चयवाद की मान्यता है कि न तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूरा नियंत्रण है और न ही मनुष्य ही प्रकृति का विजेता है। दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। मानव उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति का सहयोग प्राप्त करे।
यही निश्चयवाद है। क्वेश्चन नंबर 24 है क्रमबद्ध भूगोल। आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है? क्रमबद्ध भूगोल जो है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 100% पूछा जाएगा एग्जाम में। इस उपागम में भूगोल के विभिन्न उपकरणों का, जैसे भू आकृतिक, जलवायु, मिट्टियों, वनस्पति, जंतु जगत, खनिज पदार्थों, जनसंख्या, आर्थिक व्यवसाय, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि का अध्ययन समस्त पृथ्वी भर के लिए होता है। इसमें प्रत्येक प्रकरण या तत्व सम्मिश्रण का विश्लेषण होता है और संसार में उसके वितरण के क्षेत्रों का, प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। संक्षेप में क्रमबद्ध वर्गीकरण की रीति में प्रत्येक भौगोलिक तत्व का तत्व सम्मिश्रित करके गुणों और विशेषताओं का विश्लेषण होता है तथा संसार में उसके वितरण के प्रदेश भी समझाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है संभववाद। आपको बता दिए भी 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। संभववाद के संस्थापक वाइडल डी ला ब्लास थे। संभववाद के अनुसार प्रकृति मनुष्य के सामने कई संभावनाएं रखती है, जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार चयन करता है और उसका उपयोग करता है। संभववादियों के अनुसार पृथ्वी, वातावरण और उसका प्रभाव नहीं बल्कि मनुष्य का कार्य ही आधारभूत है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है चयन की स्वतंत्रता। संभववाद को विकसित करने में जीन ब्रून्स और डिमांजिया ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से हृदय स्थल सिद्धांत। आपको बता दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय स्थल सिद्धांत मैकिंडर के अनुसार प्राचीन दुनिया में तीनों महाद्वीपों यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका को मिलाकर एक विश्वद्वीप बनता है। इस विश्वद्वीप के बाहर के क्षेत्रों को सुदूर बाहरी क्षेत्र कहा गया है। विश्वद्वीप में संपूर्ण विश्व की 25% जनसंख्या निवास करती थी। विश्व के बाहर क्षेत्रों में यही से जनसंख्या प्रवासित होती थी। विश्वद्वीप के मध्यवर्ती आंतरिक स्थल को हृदय स्थल बताया गया। विश्वद्वीप के मध्यवर्ती आंतरिक स्थल को हृदय स्थल बताया गया। यह भाग सबसे कठिनाई से पहुंच वाला भाग माना गया। इसके अंतर्गत एशिया, मध्य एशिया का अंतः प्रवाही प्रदेश एवं आर्कटिक प्रदेश सम्मिलित किया गया। यह भाग मध्य एशियाई उत्तरी हिम से ढके प्रदेशों से लेकर अरेबिया में मरुस्थलीय प्रदेशों तक फैला है। सन 1919 में मैकिंडर ने इसमें पूर्वी यूरोपीय रूस को भी सम्मिलित किया। इसी प्रकार सहारा के दक्षिण के मध्य अफ्रीकी भाग को भी अफ्रीकी गौड़ हृदय स्थल माना गया। क्वेश्चन नंबर 27 है क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा। क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा का विश्लेषण जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट, रिटर तथा रिस्टोफेन के अध्ययनों में मिलता है। हाइडनर ने क्षेत्रीय विभिन्नता को स्पष्ट करते हुए लिखा है, भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का ज्ञान है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्षेत्रीय विभिन्नता को स्पष्ट करते हुए लिखा है हाइडनर ने लिखा है, भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का ज्ञान है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास के अनुसार भूगोल स्थानों का विज्ञान है और स्थानों में विभिन्नताएं होती हैं। ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं की एक समिति ने 1950 ईस्वी में भूगोल की परिभाषा करते हुए लिखा, भूगोल वह विज्ञान है जो क्षेत्रीय विभिन्नता तथा उसके संदर्भों के संदर्भ में पृथ्वी तल का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है स्थानिक संगठन की अवधारणा। मानव के आवासीय क्षेत्र के चतुर्दिक व्याप्त पर्यावरण तथा इसमें प्राप्त वस्तुओं, सेवाओं, विचारों, यात्रियों, मुद्रा आदि की अंतर निर्भरता से उत्पन्न स्थानिक विन्यास को ही स्थानिक संगठन कहते हैं।